मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा बर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की पढ़ाई में हम लोगों के समक्ष आपकी पुस्तक का एक्सरसाइज 3.2 है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या है? एक्सरसाइज 3.2। यह है एक्सरसाइज 3.2। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि ये दोनों विषम संख्याएं हों। विषम संख्याएं क्या हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं, वो क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 1। क्या है? दो संख्याओं का योग यदि दोनों संख्याएं विषम हो तो क्या होता है? सम होता है या विषम होता है। किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों, अब दो चीज़ें दे रहे हैं, विषम संख्याएं हों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं? संख्याएं क्या हो? विषम हो। अब देखिए, विषम संख्या का मतलब क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। किन्हीं दो विषम संख्याओं को ले लीजिए। विषम संख्या मान लीजिए, उदाहरण के लिए लीजिए 9 धन 13। ये क्या हो जाएगा? 9 और 13 22। ये क्या हुआ? सम संख्या हुई। मतलब किन्हीं दो संख्याओं को ले लीजिए, केवल 1 और 3 को ले लीजिए। 1 और 3, ये क्या हो जाएगा आपका? 4। 5 और 7 को ले लीजिए, मैं प्रारंभिक विषम संख्याओं को लेकर चल रहा हूँ, 12। मतलब किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है और दो सम संख्याओं का योग क्या होगा? हमेशा सम होगा, क्योंकि वहाँ कोई विषम नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला क्या है? 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। यह क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है? 3 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? ये कह रहे हैं सम होता है। जैसे इसको हल करने के बाद फिर हम लोग उसको मिटा देंगे, अथवा सम होता है यहाँ लिख लेंगे, सम होता है। अब देखिए उदाहरण के साथ इसको देखिए। दो विषम संख्याओं का योग तो सम होता है, लेकिन जब उसमें तीसरी विषम संख्या जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए 3 विषम संख्याएं 3, 5 और 7, ये 3 विषम संख्याएं हो गई। किन्हीं दो को आप जोड़ेंगे, चाहे 3 को जोड़िए, चाहे 5 और 7 को जोड़िए, चाहे 7 और 3 को जोड़िए। 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा? उत्तर सम मिलेगा। लेकिन जब 3 विषम संख्याएं होंगी, जैसे 5, 3, 8, 8, 7, 15, ओके, तो ये क्या है? असत्य है। क्या है?
असत्य है। मैं असत्य के लिए गुणा लगा दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा जगह नहीं है, उसको आप लोग असत्य लिख लीजिए। फिर बी पर आ जाइए। बी क्या है? दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। ये बी कह रहे हैं दो विषम संख्या धन एक सम संख्या का योग क्या होगा? ये कह रहे हैं सम होता है। सम संख्या का योग सम होता है। अब देखिए, पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि जब दो विषम संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो क्या संख्या हो जाती है? सम हो जाती है। और जब सम में सम जोड़ेंगे तो क्या होगी? सम होगी। अतः यहाँ पर संख्या सम होगी, यह सही है। फिर सी देखिए, सी है आपका तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब देखिए, चाहे विषम संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, बहुत बड़ी का न जा कर के मैं छोटी संख्या से ही आपका एक दे रहा हूँ। तीन विषम संख्या ले लीजिए, एक मान लीजिए 5, दूसरा 7 और तीसरा 9। ठीक, ये क्या है? तीनों विषम संख्याएं हैं। और अब ये क्या कह रहे हैं? तीन विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम होता है। विषम मतलब वह संख्या जो गुणनफल प्राप्त होगा वह 2 से पूर्णतया नहीं कटेगा। इसको देख लीजिए, 7 5 35 गुणते 9। अब देखिए, दो विषम संख्याओं का जब आप गुणा करेंगे, 3, इसका क्या है अंक? 5 है। इकाई का अंक क्या है? 5। और इसका ये 9 है। 9 और 5 को जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 45। ये इसके मतलब सैकड़ा हजार पर क्या आ रहा है उसे हमसे नहीं मतलब है। हमको तो बस इकाई को देखना है कि इकाई हमारा क्या आ रहा है। तो इकाई क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। मतलब तीन विषम संख्याओं का जब हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा? विषम आएगा। मतलब यह सही है। अब डी पर आइए। डी, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये कह रहे हैं सम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल सदैव विषम होता है। अब इसका थोड़ा उदाहरण देखिए। सम संख्या क्या है? 4 है। सम संख्या क्या है? 6 ले लीजिए। 6/2 क्या आया? 3। यहाँ तो हमारा उत्तर 3 आ गया, विषम संख्या आ गई। लेकिन जब यही
8/2 होता है तो क्या आता है उत्तर? 4 आता है। ठीक। सम संख्या 10 है, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, विषम संख्या आएगी। लेकिन सम संख्या 12 है, जब 12 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 क्या है? एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, मतलब यह गलत है। ओके। अब मैं चाह रहा हूँ, जगह कम है, इसको मैं पहले पूरा मिटा दूँ, फिर हम लोग आगे चलें। CE सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, इनका E। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। कुछ तो लग रहा है कि यह सही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर रोड़ा अटका दे रहा है, वह क्या है? 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, नहीं, इसको ऐसे भी लीजिए। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। देखिए, इसमें इस 2 को छोड़ करके सभी जो है विषम संख्याएं हैं। क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। बस इसमें 2 घुस गया है, तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं? नहीं, गलत है। ठीक, क्या है? गलत है। किसके कारण गलत है? 2 के कारण गलत है। फिर आ जाइए, ये कह रहे हैं अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, तो DEF अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। यदि हम लोग गुणनखंड की बात करें तो ऐसा नहीं है। इस प्रकृति में कोई ऐसी संख्या नहीं बनी है जो कि 1 से और स्वयं से न विभाजित होती हो, तो क्या है? और मान लीजिए उसका कोई गुणनखंड नहीं है, वह अभाज्य है, लेकिन उसका 2 गुणनखंड एकदम निश्चित है। क्या क्या? 1 और स्वयं वह संख्या। क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं अपने आप से क्या होती है? आराम से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है? यह गलत है। कम से कम किसी संख्या का 2 तो गुणनखंड है। यह कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड होता ही नहीं है। नहीं, अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होता है। पहला 1 और दूसरा वह संख्या स्वयं अपने आप में। फिर सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। अभाज्य, ये F हो गया। G 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है।
दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अब देखिए यह भी 2 के कारण पलटी मार जाएगा। जी, 2 अभाज्य संख्याओं का योग योग सदैव सम होता है। सम होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? सम होता है। कुछ मायने में तो सही है, कुछ मायने में सही है। जैसे आप अब मैं 2 को छोड़ दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पर 3, 5, 7, 11, 13। इनमें क्या है? इन्हीं 2 को ले लीजिए, 3 5 को ले लीजिए, 5 7 को ले लीजिए, 13 और 11 को ले लीजिए, 13 और 7 को ले लीजिए। जब भी आप जोड़ेंगे सम आएगा। लेकिन जब इनमें एक अभाज्य संख्या 2 घुस जाती है, जब इनमें एक अभाज्य संख्या आपकी 2 घुस जाती है, तो वह सम न हो करके क्या हो जाता है? विषम हो जाता है। जैसे 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। 2 और 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। देखिए यह चूँकि यह सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ आप 2 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। वैसे ही 2 और 11 13, 2 और 13 15। मतलब यह आपका प्रश्न गलत है। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका पर इस चीज़ को लिख लीजिएगा और बार बार इस चीज़ को देख करके आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि क्या बताने का आप लोगों को प्रयास किया जा रहा है। फिर है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। GH केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं की लिस्ट जब हम लोग तैयार किए तो 3 से लेकर के और जहाँ तक चले जाइए, कोई ऐसी विषम संख्या, कोई भी अभाज्य ऐसी संख्या नहीं मिली जो कि सम हो, क्योंकि वह 2 से कटेगी। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। अतः यह क्या है? सही है। क्या है आपकी? सही है। ठीक, अब यहाँ तक मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। देखिए फिर यह जो है बहुत टेक्निकल प्रश्न है। ये कह रहे हैं आई सभी सम संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। क्या है?
सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। हाँ, सही तो है। जितनी भी सम संख्याएं हैं भाज्य हैं, सभी 2 से विभाजित हो जाएंगी। लेकिन अड़ंगा 2 ने लगा दिया। क्या है? 2 जो है सम भी है और क्या है? अभाज्य है। वह क्या है? भाज्य नहीं है। सम 2 क्या है? अभाज्य संख्या में आती है। अतः यह क्या है? सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। एक मायने में तो सही है, जब हम 2 के बाद से चलेंगे 4, 6, 8, 10 ऐसे। लेकिन जो ही हम 2 को उसमें लेंगे तो कहेगा 2 कहेगा कि भैया मैं अभाज्य हूँ, सम तो हूँ। 2 कहेगा मैं सम तो हूँ लेकिन अभाज्य हूँ, मैं आप लोगों की जात बिरादरी का नहीं हूँ, मैं अभाज्य हूँ। तो यह क्या है? यह गलत है। किसके कारण गलत है? 2 के कारण। फिर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हो गया। अब जे है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। अब देखिए सम संख्या क्या है? 2 है। सम संख्या की बात हो रही है, भाज्य की भाज्य की बात नहीं हो रही है। 2 है, 4 है, 8 है, 10 है। छोटा से उदाहरण लीजिए तो बड़ा भी वही होगा। जैसे क्या हुआ? 2 और 4 गुणनफल क्या आ गया? 8। 8 और 4 क्या आ गया? 32। 6 और 8 क्या आ गया? 48। मतलब 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होती है। यह क्या है? आपका सही है। यह सही है। ओके, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग अपना ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हो गया। इसमें बहुत घुमा करके और ट्रिकी प्रश्न पूछा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप लोगों की समझ अच्छी हो गई होगी तो यह आपके लिए बहुत कठिन नहीं है, आसान है। थोड़ा सा बस 2 को हमेशा ध्यान में रख करके ये कीजिएगा। ये कह रहे हैं 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 यह कह रहे हैं कि 13 और 31 क्या है? अभाज्य हैं। हाँ है, अच्छी बात है। और इसमें इन्होंने किया क्या है? यह 13 है, 13 बना है 1 और 3 से, तो इसके अंकों को इन्होंने पलट दिया है। अब इसको इन्होंने कर दिया 31 और 13। ये अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक, एक है और दूसरा 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे सभी युग्म ज्ञात कीजिए। 100 तक की संख्याओं में से अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो इनके कहने का मतलब ये है कि मतलब अंकों को पलटने के बाद 2 संख्याएं बन जा रही हैं। 2 अंकों की ही बात हो रही है। पहला जैसे 13 है तो 13 का इन्होंने क्या कर दिया? 31 कर दिया। फिर ऐसे ही और 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं को
आप बताइए, जो कि क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें हमको जो है क्या करना है, एक देखिए, अब जब आप आगे चलेंगे तो इसका उत्तर क्या मिलेगा। एक तो है 37, क्या है 37। 37 को जब आप पलटेंगे तो क्या होगा 73। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, 37 और 73। फिर एक है संख्या 79, यह 79 है। 79 क्या है, अपने आप में अभाज्य है। इसको जब आप पलटेंगे तो ये क्या होगी संख्या 97। 97 भी क्या है, अभाज्य है। ये दो संख्याएं ऐसी हैं, ये जो कि 1 से लेकर के 100 के बीच में, या 3 प्रकार, एक प्रकार से कहिए 6 संख्याएं, 13 और 31, 37 और 73 और 79 और 97। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंकों को पलटने के बाद जो नई संख्या बन रही है, सभी की सभी क्या हैं, अभाज्य हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये हो गया। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, आपके पास चार्ट है, उस चार्ट को देख करके देख लीजिए कि कैसे कैसे कौन अभाज्य है, क्या है, फिर अंकों को पलटने के बाद कौन सी संख्या बन रही है। तो यही 3 युग्म उसमें बनेगा, 13 और 31, 37 और 73, 79 और 97। फिर ये आपका क्या है, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है, 20 तक की सभी भाज्य एवं अभाज्य संख्या लिखिए। ठीक, तो हम 1 से 20 तक पहले गिनती लिख लें। ये ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 1 से लेकर के 20 तक हम लोगों ने लिख लिया। अब अभाज्य संख्या पहले लिख लें। अभाज्य संख्याओं को हम लोग गोला कर दें, गोले में कर दें। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ये क्या हैं, संख्याएं अभाज्य हैं। मतलब 1 2 अभाज्य क्या हो गया, आप लिखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 1 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये अभाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या लिखिए। अब भाज्य संख्या वह होगी जिसको कि हम लोग गोलाई में नहीं रखे हैं। क्या हो गया, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 और 20। ये हमारा उत्तर हुआ। ओके,
ये हम लोगों का क्या हुआ, उत्तर हुआ। 1 से लेकर के 20 तक के बीच में ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं और ये सभी संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। यह मैं जानता हूँ कि भाज्य अभाज्य के विषय में आप लोग बहुत भली भांति अवगत हो गए होंगे। इसको आप लोग अपनी कॉपी पर लिख करके बार बार इसको आप मनन कीजिए, यह बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर चौथा, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 और 10 के बीच में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। यहाँ गिनती पहले 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनको पहले गोले के अंदर कीजिए। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ और 7 हुआ। और तो सभी भाज्य हैं। इनमें सबसे बड़ा क्या है, 7 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 7। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब आपकी पढ़ाई यहीं मैं बंद करता हूँ। यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि यह कारवां और आगे बढ़े। धन्यवाद।